अच्छा, जो आपका होता है ना मीडियल, जो आपका ये मेजिटर और आपका टेम्पोरालिस होता है, ठीक है, ये तो मैंडिबुलर ब्रांच से इनर्वेट होते हैं। और जो आपका मीडियल टेरिगोइड होता है ना, वो मैंडिबुलर की भी ब्रांच से, मतलब उसकी मीडियल टेरिगोइड नर्व होती है उसकी खुद की अपनी, ठीक है। तो वो, और वो होती है आपकी ब्रांच मैंडिबुलर नर्व की ही है। लेकिन मीडियल टेरिगोइड नर्व जो है मीडियल टेरिगोइड मसल को सप्लाई करती है, और मेजिटर टेम्पोरालिस जो है डायरेक्टली आपके सप्लाई होते हैं ये मैंडिबुलर नर्व से, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर मुझे बता दीजिए। 110। ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैंने आपको ये दोनों मसल्स के वो बताए, ठीक है, तीनों मसल्स के आपको बता दिया। आगे है। अच्छा, 89 है, प्यूरी ऑरेंज अपेयरेंस ऑफ ब्रेस्ट अकर इन malignancy ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू, तो ये आपकी जो है ना वीनस और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर वो पूछें डिस्टॉर्शन ऑफ, तो उसमें आप फिर चूज करेंगे कौन सा लिगामेंट। अच्छा, कौन सा लिगामेंट चूज करेंगे? सस्पेंसरी। एक मिनट मीटिंग ज्वाइन कर लो, अगर किसी ने कमेंट किया मुझे पता नहीं चला। तो उसमें आप सस्पेंसरी लिगामेंट चूज करेंगे, ठीक है। और इधर उन्होंने वीनस ऑब्स्ट्रक्शन लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी पढ़ा हुआ है ना एक ऑप्शन में। तो खैर, ये वीनस और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन दोनों इधर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 90। यंग फीमेल टेकिंग एनाल्जेसिक फॉर बैकएक प्रेजेंटेड विद गम्बलेट एपिस्टेक्सिस, शी हैज फीवर 101, माइल्ड जॉन्डिस एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, HB9, TLC 7000, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑन स्मेड इमेच्योर सेल्स, डायग्नोसिस ड्रग इंड्यूस अनीमिया। ठीक है, ड्रग इंड्यूस अनीमिया ये इसको, लेकिन पेशेंट को एनर्जी ले रहा है, उसके इतने सारे सिम्टम्स हैं। अच्छा, ए प्लास्टिक अनीमिया क्यों नहीं आई है? शी हैज फीवर, क्योंकि उसमें इमेच्योर सेल्स हैं, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। अच्छा, ये प्लास्टिक अनीमिया क्यों नहीं बच्चों? हम्म। है। अच्छा, इसमें ये आपका ना ड्रग इंड्यूस अनीमिया, इसमें आपकी वो जो है हाइपोसेलुलर वो देते हैं बोन मैरो, उसमें सारी आपकी जो है ना सेल लाइंस डिक्रीज होती हैं, इसमें वैसे डिक्रीज है, लेकिन इसमें आपके ना इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट है, प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन जो है आपके इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट है, आपकी बोन मैरो जो है वो फंक्शन कर रही है, लेकिन वैसे जो है आपकी एनर्जीज ड्रग लेने की वजह से उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इधर आपका जो है ना ये ड्रग इंड्यूस अनीमिया ही सूटेबल है। एन ओबीज पेशेंट वेयर्स अ टाइट collar shirt and feels tightness in collar and faint whenever he turns his head. Which of the following is responsible for this? तो ये आपका increase venous compliance है। टाइट collar put pressure on carotid sinus which increase parasympathetic activity that cause bradycardia। ठीक है, जब वो प्रेशर उस पर ज्यादा पड़ेगा तो उसकी फायरिंग इंक्रीज होती है, ठीक है, आपकी ये साइनसिस का ये होता है। जितना डिक्रीज स्ट्रेच होता है या प्रेशर उन पर होता है, उनकी फायरिंग उतनी डिक्रीज होती है। अगर ज्यादा स्ट्रेच प्रेशर उस पर बढ़ेगा, उसकी फायरिंग इंक्रीज होगी, इसका मतलब है कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो जाएगी, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड वॉल्यूम है। तो फिर आपको जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ब्रेडिकार्डिया करवाता है, हाइपोटेंशन और वेजोडाइलेशन, ठीक है, टू लो ब्लड प्रेशर टू ब्रेन, इसकी वजह से आपके ब्रेन को सप्लाई भी कम जा रही होती है। हेंस सिनकपी अकर एंड ड्यू टू वेजोडाइलेशन वेनस कंप्लायंस इंक्रीज। स्क्वैमस सेल लंग कार्सिनोमा कॉमन साइड, तो आपका करीना होता है, करीना पे जो है आपका मोस्ट कॉमन साइड होती है। हाइपोक्सिया इंड्यूस वेजोकंस्ट्रिक्शन इज सी लंग्स। अच्छा, लंग्स की ना एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि कि उसने ना हाइपोक्सिया की सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना होता है। अच्छा, आपकी जो है हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, लंग इसमें आपकी ना रीडायरेक्शन होती है, हाइपोक्सिया में आपकी रीडायरेक्शन ऑफ ब्लड होती है, ठीक है। जो आपके जहाँ पे आपकी लो हाइपोक्सिक एरिया होता है ना, जहाँ पे आपके, तो वहाँ पे ब्लड जो है कम जाना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ताकि वहाँ पे जो है ना वेस्ट ना हो आपकी ब्लड, ठीक है। तो जो आपके वेल वेंटिलेटेड एरियाज होते हैं ना, तो वहाँ पे डायलिटेशन वो वेजोडाइलेशन हो जाती है, और वहाँ पे आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है ना वो बेटर हो जाती है, वहाँ पे आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो होती है, इसको रिडायरेक्टिंग ब्लड फ्लो कहते हैं।
ठीक है। तो ये आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ताकि आपकी वेंटिलेशन जो है ना वो बेटर रह सके। तो जो हाइपोक्सिक एरियाज होते हैं उसमें ब्लड परफ्यूजन ही डिक्रीज हो जाती है, अदरवाइज वो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और जो एरियाज आपके एल्वेलाई या एरियाज वेल वेंटिलेटेड होते हैं उधर आपका जो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये इसका एक लंग्स में होता है, ये आपका हाइपोक्सी इंड्यूस वेसोकंस्ट्रिक्शन। लंग कंपेयर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन हैज, तो ये डिक्रीज रेजिस्टेंस होती है लंग्स में। प्लांटर आर्च इज ब्रांच ऑफ, तो आपकी डोर्सालिस पेडिस। An old patient presents with short leg which is little rotated, the fracture is suspected, तो आपका neck of femur का होता है। ठीक है, एक आता है ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है, वो neck of femur का होता है। और एक आता है एक लेग जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, उसका शॉर्ट लेग है उस पेशेंट की, तो भी जो है neck of femur का फ्रैक्चर होता है शॉर्ट लेग में भी। यूरेटर डैमेज वाइल लाइगेटिंग ओवेरियन आर्टरी एट पेल्विक ब्रेन। ठीक है, ये लेवल्स आपने याद रखने, किसी को कप डबल वाई का पूरा निमोनिक याद है ना तो वो टाइप करते हैं। अच्छा, यूरेटर डैमेज वाइल लाइगेटिंग ओवेरियन आर्टरी, तो ये आपका पेल्विक ब्रेन होता है। 8 वीक्स प्रेगनेंसी विद अफेक्टेड डिसऑर्डर ड्रग शुड बी गिवन, तो ये स्टेलोप्राम होती है। ठीक है, SSRI होती है आपकी स्टेलोप्राम। और प्रेगनेंसी में जो है ना अफेक्टिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपके ये मूड डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डिप्रेशन वगैरह। ठीक है, उसमें आप जो स्टेलोप्राम देंगे। A structure having columnar epithelium with clefts in it and smooth muscle in this पे आपकी डॉक्टर आलिया, ये 98 MCQ का जो है ना, एक जगह हेलोपेरिडोल भी लगाया हुआ है, तो फिर उसका क्या मतलब है? नहीं, हेलोपेरिडोल तो आप नहीं देंगे अफेक्टेड डिसऑर्डर्स में। ये सिर्फ आपके सिंपल मूड डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं तो उसमें हेलोपेरिडोल तो नहीं देंगे। अच्छा, वो स्टेम शेयर करना, ठीक है, वो देखेंगे उसमें क्या डिफरेंस और इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने इस चलो प्राइम की सारे देखी हुई अफेक्टेड डिसऑर्डर्स, ठीक है, और ये हम लोग ये डिस्कस भी करते थे जब हम लोग मैंने साइकेट्री किया, तो उसमें जो है ना इसको चेंज कर देते, एस्टेलोप्राम नहीं देते थे, सर्टलिन देते थे। लेकिन जो है इधर एमसीक्यूज में हर जगह एस्टेलोप्राम ही चूज की हुई है। लेकिन आप हेलोपेरिडोल वाला जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं याद क्योंकि मैंने ये पढ़ा है। अच्छा, जो आपका कलमनर एपिथेलियम होती है और उसमें क्लेफ्ट्स होते हैं, ये आपके फ्लोपियन ट्यूब्स में होती हैं। क्लेफ्ट से आपने याद रखना है, ठीक है। और स्मूथ मसल्स होते हैं जो आपके फ्लोपियन ट्यूब होती है। क्लेफ्ट्स ना सिर्फ फ्लोपियन ट्यूब में दिए होते हैं। रीनल ट्यूबुलर सेल बेसोलेटर मेम्ब्रेन हैज NAK ATPase pump, NAK ATPase pump। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड, तो ये आपको होता है इंक्रीज एच पॉजिटिव सिक्रेशन एंड इंक्रीज NAK एक्टिविटी। ये जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, एनहाइड्रेज वो होता है ये एस्ट्राजोलमाइड जो है ना, ये इंक्रीज कर देता है एच पॉजिटिव सिक्रेशन इन द बॉडी थ्रू इट्स इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये जो आपका रिएक्शन होता है ना catalyzes the conversion of carbon dioxide and water into carbonic acid CO2 plus H2 into H2CO3। तो फिर वो डिसोसिएट करता है HCO3 और H पॉजिटिव आइंस में। ठीक है, तो वो जो है ना ये रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल होता है एक दूसरे में, तो ये जो है डिसोसिएट कर देता है आपके HCO3 और H पॉजिटिव आयन में। तो जो ये और उसके बाद जो H पॉजिटिव आयन है वो इंक्रीज कर जाते हैं, जाहिर है। ठीक है, वो वापस से नहीं बन रहा होता H2CO3 या H2CO2, ये रिवर्सिबल होता है, ये डिसोसिएट भी कर जाता है और ये वापस से भी जो है ना बन रहे होते हैं। ये आप लोगों ने ये मैंने निंजा नट के देखे थे तब हम लोग नेफ्रोलॉजी कर रहे थे, तो उसने सारे जो है ना रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट में अच्छे बताए हुए हैं। खैर, जो है ना ये इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ CO2 and H2 into H2CO3 which then dissociate into HCO3 and H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज कर देता है। खैर, अच्छा सॉरी, डिक्रीजेज H पॉजिटिव सिक्रेशन एंड इंक्रीज एनए की एक्टिविटी। ये जो सारा नॉर्मल फंक्शन होता है, ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो वो इस रिएक्शन को रोक देता है जिससे आपके H पॉजिटिव आयंस कम बनते हैं, वो डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, मैंने पहले जो है ना वो गलत वो बता दी थी, समझ आया आप लोगों को? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मैंने ही कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्टोजोलामाइड, तो डिक्रीज एच सिक्रेशन एंड इंक्रीज एनी के पम्प एक्टिविटी। ठीक है, ये इस तरह से होता है कि आपके पूरा कार्बन का एनहाइड्रेज रिएक्शन चल रहा होता है आपका, हर जगह प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, रिएक्शन हर जगह हो रहा होता है सेल्स में। तो आपका CO2 और H2 जो है वो बनता है H2CO3, फिर वो मजीद आपका जो डिसोसिएट होता है HCO3 नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव आइंस में। ये नॉर्मल आपका रिएक्शन कर रहा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको कैटलाइज कर रहा होता है। तो जब एस्टोजोलमाइड होता है वो इसको इनहिबिट कर देता है और जो आपके H पॉजिटिव आयंस है ना वो डिक्रीज करते हैं, वो बनते नहीं, वो डिसोसिएट ही नहीं होता आपका H2CO3। ठीक है, ये एक्चुअली बताना था। अच्छा, 102 है, आयोडीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी वाया यूरिन।
थोरेसिक डक्ट ड्रेन इनटू, तो ये आपका जंक्शन बिटवीन लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ठीक है, ये पिक्चर आप उसके आगे वाली ही पिक्चर आप देखें। ठीक है, मैंने ना ग्रुप में भेजी हुई है, उसकी आगे आपको पूरा जो है ना, ये आपका वो ऊपर से आपकी थोरेसिक डक्ट है, और फिर वो जो है एक जंक्शन बन रहा है बिटवीन एम्प्टीज एट जंक्शन ऑफ राइट इंटरनल जुगुलर एंड राइट सबक्लेवियन। ठीक है, ये लिम्फेटिक डक्ट्स की पिक्चर देख लें आप। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर है 104, हाइपोस्पेडियसिस ड्यू टू अबनॉर्मेलिटी ऑफ, तो आपका यूरिजेनिटल फोल्ड होता है। ठीक है, अब हाइपोस्पेडियसिस और एपिस्पेडियसिस का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाद में देखें ओरिजिनेट कहाँ से होता है। पहले आपका जो है ना हाइपोस्पेडियसिस, हाइपो का मतलब होता है कि हाइपो मतलब नीचे, एपी का मतलब ऊपर, मतलब ये ऐसे मैंने याद किया हुआ है। तो हाइपो नीचे और एपी ऊपर। तो हाइपो में होता है यूरिथ्रा जो है वो पीनस के अंडर होता है, मतलब कि वो उसकी ओपनिंग पीनस के वो जो नॉर्मल जगह होती है वहाँ की बजाय पूरे पिनाइल शाफ्ट में नीचे की तरफ होती है। ठीक है, ये पिक्चर आप देखो हाइपोस्पेडियसिस की, कोई इधर चैट में सेंड कर दे, डॉक्टर आमना नहीं है लेक्चर में। ठीक है, और जो आपकी एपी होती है वो जो है उसका वो पिनाइल शाफ्ट के ऊपर की तरफ उसकी ओपनिंग होती है अदर देन नॉर्मल साइड। तो ये आपका हाइपोस्पेडियसिस और एपिस्पेडियसिस होता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इनका बनते कैसे हैं। इन हाइपोस्पेडियसिस डिफेक्टिव यूरोजेनिटल फोल्ड एसोसिएटेड विद इग्वाइनल हर्निया एंड क्रिप्टोकार्डिज्म। ठीक है, तो जो आपका हाइपो है वो आपका बन होता है यूरोजेनिटल फोल्ड से, जिधर पूछा हुआ है। तो जो आपका एपिस्पेडियसिस है वो आपका जेनिटल टुबरकल से एसोसिएटेड होता है और एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर से होता है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर भी। One of IBS, a mandible gland lies at the mandible angle. Surgery of this will lead to damage of its structure. ठीक है, ये वो आपको मैंने उस दिन मैंडिबल की पिक्चर देखी थी, वो पूरे एंगल ऑफ मैंडिबल के अलोंग जो है ना आपका ये फेशियल नर्व जा रही होती है। मोनो चाहिए हो गया। मोनो सिक्स है आपका शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ बीपी डन बाय, तो ये आपका बेरो रिसेप्टर्स होता है, और ये भी जो है ना आपके इमीडिएटली वेसोकंस्ट्रिक्शन से कंस्ट्रक्शन कराता है। ठीक है, तो विद इन 2 to 3 मिनट्स ही। तो इस तरह से बीपी मेंटेन, सबसे पहले आपका शॉर्ट टर्म कंट्रोल आपका बेरो रिसेप्टर होता है। प्लेइंग चाइल्ड गॉट एंकल स्प्रेन रिजल्ट इन डैमेज टू, स्प्रेन को ना वो इन्वर्जन कहते हैं। देखो अब कुछ एमसीक्यूज में उन्होंने मेंशन कर दिया, कुछ में उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ स्प्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन है तो आपका लेटरल मेल्यूलस डैमेज होगा, क्योंकि इन्वर्जन अंदर की तरफ फुट करते हुए सारा स्ट्रेच तो आपका लेटरल साइड पे होता है ना, तो लेटरल मेल्यूलस। फ्रेनिक नर्व अकम्पनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पेरिकार्डियो फ्रेनिक जो अच्छी सबसे थी ना वो ये हार्ट वाली पिक्चर ही थी जो मैंने ग्रुप में भेजी हुई है। तो फ्रेनिक नर्व जो ना आपकी पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी के साथ accompany करती है। A patient had RTA, he does not know recent events but he remembers his school events, where is the lesion। ठीक है, तो जब पेशेंट उसको स्कूल के कैंपस की बातें याद है, रिसेंट बातें नहीं आती, आपका हिप्पोकैम्पस है। हिस्टामिन मोस्ट इंपोर्टेंट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, सोर्स ऑफ हिस्टामिन, तो ये आपका मास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, हिस्टामिन मोस्ट इंपोर्टेंट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, सोर्स ऑफ हिस्टामिन पूछा हुआ है आपको हमेशा ये क्वेश्चन कराते हुए। आईजी मास्ट सेल से होता है, मास्ट सेल की डिग्रेनुलेशन होती है, मास्ट सेल जो है फिर आपका हिस्टामिन रिलीज करता है, और फिर वो सारे आपके सिम्टम आ रहे थे एनाफिलेक्टिक के। कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफेरिया व्हाट इज फाइंडिंग इन यूरिन, जो नंबर 1 है वो आपका यूरिन में होता है, और जो 3 है वो उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो इंक्रीज यूरिन यूरोपोरफेरिन 1 आपके यूरिन में जाता है, और यूरोपोरफेरिनोजिन 3 सिंथेज उसकी डेफिशिएंसी होती है। मिनिमल चेंज डिजीज फीचर इज प्रोटीन यूरिया 3.5 पर डे, ये आपका डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है। और नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक, और दूसरा जो मिनिमल चेंज डिजीज है उसमें सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है। अ फीमेल प्रेजेंटेड विद डिस्फेजिया टू लिक्विड फॉर लास्ट 6 months, लेनेजिको शोज नॉर्मल हिस्टोलॉजी, तो लाइकली कोज होता है आपका लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपका है ट्यूमर्स प्रेशर जीन इन्वॉल्व इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस, तो वो आपका होता है WT1। ठीक है, विल्स ट्यूमर 1 जो है रीनल एंड गोनेडल। एंटीसेप्टिक फॉर स्किन एंड सर्जिकल गाउन्स, तो यहाँ पे क्लोरहेक्सिडीन होती है एंटीसेप्टिक फॉर स्किन। हम लोग वो पीछे अल्कोहल क्लोरहेक्सिडीन पढ़ रहे थे। तो कोरोनरी ब्लड फ्लो इज मेनली मेंटेन्ड बाय, तो ये आपका मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड कंजप्शन। ठीक है, लोकल मेटाबोलाइट्स भी था इसका टेबल में, और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड कंजम्पशन। क्लोहाइन प्रोड्यूस्ड बाय अनअपोज्ड एक्शन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, क्लोहाइन में आपकी जो है ना अल्नर नर्व डैमेज होती है। ठीक है, तो आपका जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये जो है ना आपका बाय द ये आपका स्प्लायर होता है मीडियन से और अल्नर से। ठीक है, फ्लेक्स द एंगल एट जॉइंट।
अच्छा रिजल्टिंग, अच्छा ये मसल्स आपके स्प्लाई होते हैं। और जो डिफॉर्मिटी में होती है, एक तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है उसकी क्लो हैंड में ना एट एमसीपी जॉइंट। वो अनअपोज्ड एक्शन होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम का, जो इधर उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। क्लो हैंड आपको पता है ना, जो आपकी फर्स्ट एमसीपी होते हैं, फर्स्ट टू जो आपकी सॉरी ये इंडेक्स और जो इंडेक्स और मिडिल वाली जो है हाइपर एक्सटेंडेड होती हैं, और जो आपकी बाकी की दो उनमें फ्लेक्शन हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लो हैंड बनता है। तो जो हाइपर एक्सटेंशन है वो अनअपोज्ड एक्शन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है उन्होंने। ठीक है। और जो फ्लेक्शन हुई है ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, क्योंकि उनके अल्नर नर्व डैमेज हुई, मीडियन नर्व तो अभी भी सप्लाई करी ना, डुअल सप्लाई होती है आपकी परफंडस की। ठीक है। ये आगे पिक्चर क्लो हैंड की ग्रुप में भेजी हुई है। क्लो हैंड आईपी फ्लेक्शन ड्यू टू अनअपोज्ड एफडीपी, ज्यादा शॉर्ट लिखा हुआ है। तो खैर आपका ये याद रखना, आप लोगों ने जो होती है आपकी एट एम जो हाइपर एक्सटेंशन हुई होती है दो फिंगर्स की, तो वो एक्सटेंसर डिजिटोरम, और जो फ्लेक्शन हुई होती है वो अनअपोज्ड एक्शन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अच्छा आगे क्वेश्चन है हाइपरक्लीमिया एसोसिएटेड विद, तो ये आप फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, हाइपरक्लीमिया से आता फ्लैसिड पैरालिसिस हो रहा होता है। ओरिजिन ऑफ डायफ्राम, तो आपकी सर्वाइकल सोमाइट से आपका डायफ्राम ओरिजिनेट करता है, सर्वाइकल सोमाइट्स। ये भी एक नियम है। प्रिमोडियल जर्म सेल्स आर फाउंड एट द एंड ऑफ थर्ड वीक। बिनाइन ट्यूमर अमंग द गिवन इज वॉर्थिन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन आपका वॉर्थिन ट्यूमर होता है जो बिनाइन होता है। एंजाइटी 3 लेयर ऑफ मसल ऑन हिस्टोलॉजी, तो 3 लेयर्स आपकी प्रेजेंट होती है फंडस ऑफ स्टमक में। चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड विद डिस्टेंसरी स्टूल containing पस एंड आरबीसी कॉस्टिव एजेंट जो है वो आपका इंटेरोहेमरेजिक इकोलाई होता है। ठीक है, अब आपके ये जो है ना एसके में दी हुई थी सारी, इंटेरो इन्वेजिव इकोलाई होता है आपका, इंटेरो टॉक्सिजेनिक इकोलाई होता है एक आपका, और इंटेरो हेमरेजिक और इंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई। ठीक है। तो इंटेरो इन्वेजिव में जो है वो भी आपकी डायसेंट्री हो रही होती है। ठीक है, उसमें डायसेंट्री होती है सिर्फ। इंटेरोटॉक्सिनोजेनिक जो है वो आपका ट्रेवलर्स डायरिया करवा रहा होता है। इंटेरो हेमरेजिक जो है वो आपका 157 HS जो होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म। और ये भी एमसीक्यू है, ओ 157:H7 इंटेरो हेमरेजिक का। ये आपकी डायसेंट्री करवा रहा होता है, साथ आपका जो है ना अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह करा रहा होता है। इसमें जो आपके है ना आरबीसीज आ रहे होते हैं उसमें यूरिन में, या शिस्टोसाइट्स, मैकेनिकल हेमोलिसिस भी करा रहा होता है ना। ये सारा कुछ आपका इंटेरो हेमरेजिक करा रहा होता है, और इंटेरोपैथोजेनिक जो है वो इकोलाई आपका एक होता है। अच्छा ये मैं ग्रुप में भेजती हूँ, ये मैंने एसके की पिक्चर ली हुई है, तो ये बड़ी अच्छी पिक्चर है। इसके अलावा मुझे ऐसे जितनी डिटेल्स है ना, ये शायद डब्ल्यू में लिखा हो। ठीक है, तो ये आपका इंटर हेमरेजिक इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो इसका ये भी याद रखना है वन स्ट्रेन का 157:H7। और दूसरा ये जो स्नेडियो आरबीसीज पस और आरबीसीज अगर स्टूल में है तो ये आपका इंटर हेमरेजिक है। 25-year-old girl presented with lower abdominal pain. She is suspecting of having abdominal pelvic mass up to umbilicus. Chest metastasis also found, which is tumor marker तो आपका C1 to 5 है। ओवेरियन कार्सिनोमा है जो 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 कि आपका मैस पेल्विक मैस में, और अब वो अम्बिलिकल तक पहुंच चुका है, और उसमें मेटास्टेसिस भी हो चुकी है। तो ओवेरियन कार्सिनोमा C1 to 5 होता है। यंग बॉय ईट फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड आफ्टर फ्यू डेज डेवलप जॉन्डिस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट कॉजेज, तो आपका हेपेटाइटिस ए होता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन आपका जो ना ओरल रूट से जा रहा होता है, ये इसी तरह से। और इसमें जॉन्डिस है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपका हेपेटाइटिस ए इनमें से। एडिमा इन सीएलडी सिरोसिस पेशेंट कॉजेज, तो ये आपका डिक्रीज प्लाज्मा कॉलर ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, सारे वो है ना नीचे एडिमास के कॉजेज उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिए हुए, आप पढ़ लेना। एंटीबॉडीज इन हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, तो आपकी एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी माइक्रोसोमल होती हैं। ठीक है, ग्रेज में आपकी स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन थी, और जो आपका हाशिमोटो इसमें डिस्ट्रक्टिव होती है एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी माइक्रोसोमल, इसमें इसमें इसलिए इसमें जो है ना हाइपोथायरिज्म की पिक्चर आ रही होती है। Patient taking omeprazole for GI disturbance having joint space narrowing, interphalangeal and distal phalangeal swelling. Treatment should be acetaminophen 1000 mg TDS। ठीक है, ओमेप्राजोल ने से उसके जीआई डिस्टर्बेंस भी है और उसको जॉइंट स्पेस नैरोइंग भी है, तो उसमें आप एसिटामिनोफेन 1000 mg TDS देंगे। 27 years old woman presented with the complaints of weight gain, menorrhagia, ये मेनोरिया लिखा हुआ है, मेनोरिया एंड फटीग। लास्ट ईयर शी एक्सपीरियंस अ कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी रिक्वायरिंग अ 2 unit ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, या आप देखो उसको जो है या तो
क्या वो कहते हैं पीपीएच, शी वाज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड ऑन एग्जामिनेशन, शी हैज ड्राई स्किन, हाइपरटेंशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली। तो ये आपका शीहान सिंड्रोम होता है। जब पीपीएच होता है या बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, जो आपका पिट्यूटरी में भी एक तो इस्कीमिया हो जाता है, और आपका एड्रिनल एट्रोफी भी, जो हम लोग एमसीक्यू आता है एक एड्रिनल एट्रोफी, ठीक है। वो तो ये आपका जो है ना इस्कीमिया होता है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से, सारा जो है आपका पीपीएच में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है कि उसको 2 यूनिट ऑफ ब्लड भी लगा है। तो इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना उसके जो है हार्मोन्स प्रोडक्शन वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ना उसको फिर जो है वो ब्रेस्ट फीड करवा पाई है, और ना उसको दोबारा मेंस्ट्रुएशन हुई है, ठीक है। तो ये आपका शीहान सिंड्रोम है। पेशेंट केम इन ओपीडी विद रिकरेंट कैल्शियम स्टोन, व्हाट विल यू गिव फॉर ट्रीटमेंट? तो आपकी थायराइड डायूरेटिक्स होती है। थायराइड डायरेटिक्स जो है ना हाइपर कैल्सीमिया करा रही होती है, ब्लड में कैल्शियम की रिअब्सॉर्प्शन ज्यादा करवाती हैं, ताकि आपके यूरिन ट्रैक में कैल्शियम ना जाए और स्टोन्स ना बना दे आपके यूरिन ट्रैक में, ठीक है। तो वो सारा रिअब्सॉर्ब करवा देती हैं आपकी ब्लड वेजल्स में। तो इसलिए आपका हाइपर कैल्सीमिया होता है। 60 ईयर ओल्ड विद 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाउ टू चेक लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल? तो ये आपकी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होती है। तो HbA1c होती है, वो यही होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो आपका 3 मंथ्स का रिकॉर्ड दे रही होती है। EDH ब्लड विल एक्यूमुलेट, तो ये आपका एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है, उसका ब्लड एक्यूमुलेट होता है बिटवीन ड्यूरा कल्वेरिया, ठीक है। ये भी रफी में आपका लिखा होता है ड्यूरा कल्वेरिया। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिव मार्कर इज ALP, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट अगर बहुत ज्यादा ट्यूमर होते हैं आपके बोन्स के, या इवन पेजर्स डिजीज है, तो इन सब में आप ALP से भी डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं डिजीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इन क्लासिक पाथवे, ठीक है। ये पाथवे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबा है, आपने इसके जो है ना जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आपने सिर्फ जो वो याद करना और वो इनफ है, इससे हमसे ये करवा देगा आपको। एक तो आपने याद रखना है कि अच्छा इसमें ऑप्शन है आपका IG3। दूसरा याद रखना है, एक होता है क्लासिक पाथवे, एक होता है आपका अल्टरनेट पाथवे। जो आपका अल्टरनेट पाथवे होता है वो आपका माइक्रोब सरफेस मॉलिक्यूल से हो रहा होता है, ठीक है, बाय माइक्रोब सरफेस मॉलिक्यूल। और जो आपका क्लासिक पाथवे एक्टिवेट होता है वो उसका सीक्वेंस है IgM, IgG। और IgG के कैसे 3 1 2 का 4, जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जैसे वो सॉन्ग भी है ना 1 2 का 3, तो ये 3 1 2 का 4। तो आपने याद रखना IgM हो तो आपने उसको प्रेजेंट उसको प्रेफर करना है, और उसके बाद IgG करना है, और IgG की जो है टाइप्स IgG 3 1 2 और 4, ठीक है। ये सीक्वेंस है, इसको भी लिख लो आप ले लो साइड पे लिख लो। अ पेशेंट हैज फीवर एंड एब्सेस फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेन मीडिएटर इन एब्सेस रीजन? अच्छा, पहले वो सिर्फ जो है फर्स्ट मीडिएटर पूछते तो आप हिस्टामिन लगा रहे थे, अब उन्होंने पेन मीडिएटर पूछा, तो इसका वो प्रेफरेंस होती है, सीक्वेंस होता है ब्रेडिकाइनिन ओवर प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो ब्रेडिकाइनिन होता है पेन मीडिएटर, तो आपने उसको चूज करना था, वो नहीं है तो आप जो है प्रोस्टाग्लैंडिन चूज करेंगे। मैन वर्किंग इन शिप इंडस्ट्री इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग, तो ये आपका ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है। एस्बेस्टोस, जो आपको पता है ये शिप बिल्डिंग या जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह कंस्ट्रक्शन साइट के हिस्ट्री हो, तो उसमें एस्बेस्टोस होता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कराते हैं। स्किन कैंसर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एड्स, तो आपका कापोसी सार्कोमा होता है। सर्फेक्टेंट डिक्रीज सरफेस टेंशन बाय ब्रेकिंग इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इससे ना टेंशन इंक्रीज होती है। तो सर्फेक्टेंट जो है ना इनको ब्रेक करता है इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, और ये टेंशन सर्फेस टेंशन को डिक्रीज कर रहा होता है सर्फेक्टेंट, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो ये आपका होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा में। सेकेंड ऑर्डर लाइज इन सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा एंड इन थैलेमस। चाइल्ड वाइल्ड सुपाइन विद पीनट एस्पिरेशन विलोज इन राइट लोअर लोब, ठीक है। इन्होंने अब जो है राइट लोअर दे दिया है, ना इन्होंने जो है एपिकल पूछा है, ना बेस पोस्टीरियर लेटरल पोस्टीरियर बेसल पूछा है। सुपाइन में आपका एपिकल में जाता है, और इरेक्ट में आपका पोस्टीरियर बेसल में जाता है ग्रेविटी की वजह से। रिगार्डिंग सेंसिटिविटी ट्रू इज परसेंटेज ऑफ डिजीज एंड पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव अमंग डिजीज या डिजीज अमंग डिजीज पर्सन, मतलब ट्रू पॉजिटिव जो है वो होता है आपका सेंसिटिविटी, और ट्रू नेगेटिव आपका जो होता है वो स्पेसिफिसिटी होता है। तो इसमें आप सही चूज करेंगे। अमेंड ड्यूरिंग। एक्सक्यूज मी डॉक्टर आदित्य। जी जी। डॉक्टर आदित्य, जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ALS, वो तो फूड प्रेशर को और वो उसको नहीं कैसे जा रहा होता टेम्परेचर को। सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा सोर्स के लिए नहीं है, फ्लो पेन के लिए। अच्छा वो आपका जो है ना वो लेमिनाज है, ठीक है। उनको आप लेकिन ये आपके न्यूक्लियस होती है, ये सिर्फ थैलेमस में रिले सेंटर होते हैं, यहाँ से आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, और वो सारे रिले थैलेमस में कर रहे होते हैं। वो आपके लेमिनाज के लिए है सिर्फ, ठीक है। जी। हाँ, और वो जो आपका 1 है वो पेन के लिए होता है, सेंसरी के लिए, और जो सेकंड है वो सिर्फ नोसिसेप्टर्स के लिए होता है।
3 आई थिंक प्रेशर के लिए होता है, और 4 मुझे भूल गया। तो वो सारे जो ना आपके इन्हीं इन्हीं सेंसेशंस के लिए ही होते हैं, सेंसरी के लिए। और फिर वो जो आपके, और ये सारी आपकी सेंसेशन जो है रिले थैलेमस में ही कर रही होती हैं, सिवाय ऑल्फैक्टरी के। ठीक है, सिर्फ लेमिनास थैलेमस में ना, सिर्फ लेमिनास में होते हैं, लेकिन उन दोनों को, उनको मिला के ना 1 2 को जिलेटिनोसा ही कहते हैं, और 1 2 3 को। ठीक है, अच्छा पॉइंट है डॉक्टर मुझसे, मैंने अच्छा रिलेट किया। अच्छा, मुझे क्वेश्चन भूल गया। 142, a man during a roadside accident suffering injury to cervical sympathetic chain most like change in eye, तो वो आपका ipsilateral pupil constriction होता है। ठीक है, सेटिंग इप्सिलेटरल नहीं होती, मिड्रेसिस नहीं होता, इसमें टोसिस और मियोसिस होती है, और इप्सिलेटरल प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन। ठीक है बेटा, ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम है आपका। पेशेंट हैज फीवर एंड ड्रेनिंग साइनसिस, सल्फर ग्रेन्यूल्स, तो आपको एक्टिनोमाइसीट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड एट द साइनेप्स बिटवीन इनकमिंग पेन फाइबर्स एंड पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इन स्पाइनल कॉर्ड, तो आपके इनकेफ्लिन्स होते हैं। ये आपका पेन मॉड्यूलेशन वो ट्रैक होता है। जैसे ही आपको पेन होती, कहीं चोट लगती है, आप उसको रब करते हो तो आपके इनकेफ्लिन रिलीज होते हैं, और फिर वो जो है पेन फाइबर्स की जगह जो है पेन इनकेफ्लिन्स जो है आपके जा रहे होते हैं। ठीक है, फास्ट पेन के लिए आपका ग्लूटामेट होता है, स्लो पेन के लिए सब्सटेंस पी होता है, और पेन इनहिबिट करने के लिए इनकेफ्लिन होता है। लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक लीजन कॉज विजन लॉस विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्होंने फाइबर्स नहीं, विजन लॉस ही पूछा है। तो अगर वो राइट टेम्पोरल, वो किसका कह रहे हैं, लेफ्ट का कह रहे हैं ना, लेफ्ट ऑप्टिक का, तो आपके नेजल भी लेफ्ट होंगे, और वो क्योंकि वो सेम होते हैं, और जो आपका टेम्पोरल है वो राइट वाला होगा। विजन लॉस। पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग एंड हेमोलिटिक एनीमिया, मोस्ट लाइकली पैथोजन इज एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया और डिसेंट ब्लीडिंग। अरे विजन वाले की ना, आई होप आप लोगों को याद होगा, हमने इतनी दफा ये किया है विजन लॉस। ठीक है, फिर भी आप जो ना इसका वो पिक्चर जो मैंने भेजी है, उसका 4th लीजन है ये वाला। ठीक है, उसमें आपको विजन लॉस क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा पहले। अच्छा, 147, इन अ नॉर्मल पर्सन विच मसल इन्वॉल्व इन फोर्स्ड एक्सपिरेशन, तो आपका रेक्टस एब्डोमिनस होता है। आपको पता है जो क्वाइट एक्सपिरेशन होती है वो तो आपका पैसिव एक्शन होता है कि इलास्टिक रिकॉल से हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन है उसमें आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होता है, और साथ आपके ये जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। अब इंटरनल इंटरकोस्टल दिया नहीं हुआ तो रेक्टस एब्डोमिनस चूज करेंगे। चाइल्ड हैज पीपल्स रैश स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड ऑफ द ईयर। बिहाइंड ऑफ द ईयर आपको याद होंगे, आप जो है ना रैशेज या मैक्युलोपैपुलर रैश, तो आपने ये याद रखने ट्रंक पे कौन किसके होते हैं, बिहाइंड ईयर किसके होते हैं, पाम्स एंड सोल्स पे किसके होते हैं। ठीक है, अब ये बिहाइंड ईयर उन्होंने दिया हुआ है एंड स्प्रेड टू होल बॉडी, तो ये आपका मीजल्स का होते हैं इस तरह का पैटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन इज तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, या वो स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएबिलिटी भी दिया होता है उन्होंने। ठीक है, और इधर उन्होंने दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वैरायटी को देख रहे होते हैं तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है। न्यूली बोर्न चाइल्ड हैविंग ऑसिफिकेशन सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका डिस्टल एंड ऑफ फीमर होता है। लीस्ट मिनरल फाउंड इन ट्यूबर्स, ये पोटैटो वगैरह हो ना, ये ट्यूबर्स होते हैं आपके। तो जो आपका लीस्ट मिनरल्स हैं वो आपके ट्यूबर्स में होते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एच के एटीपीज इन पाइटल सेल्स। ठीक है, ये जो आपके एच के एटीपीज ये स्टमक में होते हैं, इसको इसी को कह रहे होते हैं प्रोटॉन पंप। ठीक है, और या गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप, तो ये आपके पाइटल सेल्स में होते हैं, और ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में जो है रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एच के एटीपीज इन पाइटल सेल्स। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये एग्जाम्पल्स के साथ अच्छा, नसीम शेरजाद में भी इतना खास नहीं लिखा हुआ, रफ़ी डबले में भी नहीं इतना सही लिखा हुआ। नसीम डॉक्टर फराह के लेक्चर से कर लीजिएगा। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जो एमसीक्यूज आते हैं ना वही आते हैं बार बार। लेकिन डॉक्टर तलहा ने ना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था, ये उन्होंने शायद फर्स्ट एड से किया हो या किसी और बुक से उन्होंने, तो उनके लेक्चर से पढ़ लीजिएगा, सारे पंप होते हैं। Patient in RT has fracture of neck of fibula presented in ability to do eversion and dorsiflexion. पैडनिमोनिक था तो पीई से इवर्जन और डी से डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, तो जो नर्व होगी वो आपकी होगी कॉमन पेरोनियल नर्व। अ पेशेंट ऑफ एस्थमा हैविंग फॉलोइंग एबीजी 7.2, ये एसिडोसिस है, बाइकार्ब 26 है, नॉर्मल है। हाइपरकैप्निया लाइकली एसिड बेस डिसऑर्डर, तो ये आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। क्यों? क्योंकि हाइपरकैप्निया आपका कब होता है, जब आपका पीसीओ2 इंक्रीज होता है, तो हाइपर कैपनी होता है ताकि उसको डिक्रीज किया जाए, इसकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है आपका हाइपर कैपनी। ठीक है, तो आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इफ पेशेंट 25%, अच्छा 10 मिनट्स हैं और हमारे एमसीक्यू भी काफी।
अच्छा, ऑटो रेगुलेशन ऑफ, अच्छा 25% एफ्रोन इज वर्किंग, व्हाट विल हैपन रिमेनिंग, तो इनमें आपके इंक्रीज जीएफआर हो जाएगा बाकियों में, ठीक है। जो इनमें आपके 25% एफ्रोन जो है वही वर्क कर रहे हैं, इज वर्किंग, व्हाट विल हैपन इन रिमेनिंग नेफ्रॉन्स, तो इंक्रीज जीएफआर इन रिमेनिंग। अच्छा, ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर इज बाय ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म, ठीक है। उसके अंदर आपके सारे वो मैकुलर डेंस और वो सारे सेंसिंग वो पड़े होते हैं, उस हिसाब से जो है ना आपकी जीएफआर डिक्रीज है इंक्रीज है वही रेगुलेशन सारी कर रहे होते हैं। पेशेंट हैज लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो ये आपका बायलेटरल हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस ड्यू टू बायलेटरल हिप्पोकैम्पस, ठीक है। बाकी ये आपका लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है इसलिए चूज किया हुआ, बाकी जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं ऑप्शंस, ठीक। फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इन ग्लाइकोप्रोटीन अकर इन, ठीक है। प्रोसेसिंग जो होती है आपकी वो गोल्जी बॉडीज करा रही होती हैं। अ पेशेंट आफ्टर स्ट्रोक डेवलप ओबेसिटी, इट इज कॉज्ड बाय लीजन ऑफ विच पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, तो ये आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आपको जो है फीडिंग सेंटर होता है, ठीक है। डैमेज रिजल्ट इन स्टॉप फीडिंग एंड मेक्स यू लीन, अच्छा सॉरी, लेटरल में आपका फीडिंग सेंटर होता है, लेटरल मेक्स यू लीन और मीडियल मेक्स यू मैसिव, ठीक है। तो जो आपका स्टैटिक सेंटर मीडियल में होता है वो डैमेज हो जाएगा, तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसका कब जो है उसको स्टॉप करना चाहिए, वो खाता रहता है, वो बेज हो जाते हैं। नर्व कॉजिंग स्टेटरी लैक्रिमेशन वाइल ईटिंग इज, तो ये आपका फेशियल नर्व होती है, और वो जो आंसू आ रहे होते हैं खाने खाने के टाइम, तो वो आपके उनको क्रोकोडाइल टीयर भी कह रहे होते हैं। मैं रुपीवाकेन प्रेफर्ड ओवर बुपीवाकेन, तो रुपीवाकेन जो लेस टॉक्सिक होती है। अच्छा, रेनिटिडीन को प्रेफर करते हैं सिमेटिडीन पे, क्यों, उसका भी वाई। अच्छा, आगे है स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एड्रीनर्जिक कॉजेज, तो ये आपकी कार्डियक एक्सेलरेशन करवाते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेटर्स या बीटा ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं। अब पेशेंट है इंक्रीज हेपेटिक ग्लाइकोजन विद नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, नो इंक्रीज इन सीरम ग्लूकोज अकर आफ्टर गिविंग फ्रुक्टोज, ये आपका वॉन गिरकी डिजीज है, ठीक है। कि ग्लाइकोजन स्टोरेज ज्यादा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना नहीं पा रहा होता, आपका G6P बना रहा होता है ना ग्लाइकोजन से, तो वो एब्सेंट होता है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनता, चाहे आप फ्रुक्टोज दे तो फिर भी आपका ग्लूकोज इंक्रीज नहीं होगा सीरम में, तो ये आपका G6P की डेफिशिएंसीज होता है। अच्छा, रेनिटिडीन ओवर सिमेटिडीन क्यों देते हैं, किसी ने लिखा है? अच्छा, रेनिटिडीन जो है प्रेफर्ड ओवर सिमेटिडीन, वाई, क्योंकि वो लेस सीएनएस टॉक्सिक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, एबीजीज ऑफ अ पेशेंट एडवाइस रिपोर्ट शोज पीएच 7.3, बाइकार्ब 15, बाइकार्ब डिक्रीज है, ठीक है। ये आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। पीसीओ2 38 है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया पियर्स बाय सेफेलिक वेन, ठीक है। ग्रुप में मैंने पिक्चर भेजी है, तो जो फेशिया को सेफेलिक वेन पियर्स कर रही है वो आपको उसमें दिखेगा। पेरिकार्डियोसिस लोकेशन फॉर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कॉर्डल स्टर्नम रीजन एट मीडियल एंड ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। ये जितनी भी पेरिकार्डियोसिस की वो है ना स्टेम्स आपने याद रखनी है, तो ये भी पहले भी वैसे ही आई थी, लेकिन ये भी कॉर्डल स्टर्नम रीजन एट मीडियल एंड ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज। An 8 years old boy used to eat mud, vomited. He has respiratory symptoms, passed a 6-inch long worm through his nose. What is the organism? ठीक है, ये कर भी पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आपका स्केरियोसिस होता है। टेलर हैड टीबी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू टू ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, मोड ऑफ स्प्रेड, तो ये आपका रिसोलेटेड एयर ड्रॉपलेट्स होता है। पेशेंट है आरबीसी कास्ट एंड डब्ल्यूबीसी इन यूरिन ड्यू टू डैमेज ऑफ ग्लोमेरुला, ठीक है। वो आपका ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन अगर इंटैक्ट होती है तो वो इनको फिल्टर नहीं होने देती, लेकिन अगर वो फिल्टर होकर जा रहा है इसका मतलब आपकी ग्लोमेरुला है वो डैमेज है। जो द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड टू पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, तो हाइपोक्सिया को सेंसिटिव होते हैं आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, तो आपके जो है डिक्रीज पीएससीओ2 को सेंस करते हैं। द साइट ऑफ प्लूरल टैप, तो प्लूरल टाइप की स्पेस आपकी लोअर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल, नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। स्पेस का लोअर बॉर्डर और मिड एक्सिलरी लाइन, सॉरी मिड, हाँ मिड एक्सिलरी लाइन। पेशेंट हैज लिवर सिरोसिस, रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सीज, तो यहाँ पर टीटन मैक्सिलरी, ये आपका होता है टीटन मिड एक्सिलरी लाइन, हेपेटिक बायोप्सी का राइट साइड पे, ठीक है। राइट साइड पे और टीटन मिड एक्सिलरी। तो जो तो फॉलोइंग फाइंडिंग विल फाउंड इन पर्सन हैविंग ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, तो इसमें रेज्ड आईसीपी होना चाहिए आपको, क्वेश्चन स्ट्राइड है। लॉन्गेस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज, तो लॉन्ग माला लंबी माला आपका पी मिलेरी का होता है, और शॉर्टेस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज आपका पी फाल्सिपेरम होता है। मिडिल आर्च ऑफ फुट इज सपोर्टेड बाय, तो आपका कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट से होती है सपोर्ट। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड, द अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा एट 45 mMHg, तो ये आपके ना ऐसी स्टेटमेंट याद रखनी है, अपनी गाइडलाइन में भी बिल्कुल सिर्फ एक लाइन ही है कि 45 mmHg में जो है ना आपकी CO2 2.7% होती है। द स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली पियर्स बाय द नीडल ड्यूरिंग लंबर पंक्चर, तो आपका लिगामेंट ऑफ फ्लेमम होता है। तो ये नीचे वाला सेम MCQ रिपीट हुआ हुआ है।
अच्छा, सर्जन डूइंग ओपन हार्ट सर्जरी, ब्लड लूजिंग फ्रॉम वेन एंटीरियरली विद एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये आपकी लाडा लाडा के साथ ग्रेड लेडी है, तो ग्रेड कार्डियक वेन होती है। सर्जन डूइंग ओपन हार्ट सर्जरी, तो सेम क्वेश्चन है, ग्रेड कार्डियक वेन। मसल हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन एंड फीचर, दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वन क्लासिफिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज व्हाइट मसल। तो आपका गैस्ट्रोक्नीमियस होता है। गैस्ट्रोक्नीमियस आपका वही फास्ट ट्विच होता है, और इसके फास्ट ट्विच ट्विस्ट वो क्या कहते हैं इसको, फास्ट ट्विच होता है, ठीक है, वाइट मसल होता है। और ये जो है आपका वो लेस एनर्जी यूज करता है, फॉरन फटीग हो जाता है। और इसमें जो है ना, डिजाइन फॉर रैपिड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन बट फटीग क्विकली, दे हैव फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेस मायोग्लोबिन। ठीक है, तो लेस मायोग्लोबिन होता है और लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए जो है ना ये फास्ट ट्विच होते हैं और फौरन जो है फटीग हो जाते हैं, इसलिए ये जो वाइट शो होते हैं, क्योंकि मायोग्लोबिन आपका रेड अपीयरेंस दे रहा होता है, तो इनकी जो है इसलिए वाइट होती है। अच्छा, मसल, अच्छा, 26-year-old male presented to in surgical ER after penetrating injury to right lateral chest on examination. When he incised the mediastinum and moved to left and during expiration the left shift in hands. What is the most likely? ये आपका ट्रॉमा के बाद जो आपका है ये शिफ्ट हो रहा होता है, ये आपका टेंशन हेमोथैरिक्स में होता है। ठीक है, आपके मीडियस्टेनम को टेंशन पड़ी हुई है, वो किस तरफ जो है बल्ज करे। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल कॉज हिप एंड नी फ्लेक्शन। दोनों की फ्लेक्शन आपका सार्टोरियस कराता है। ठीक है, बिफोर डिसाइडिंग फॉर ट्रांसप्लांट मेयर फॉर रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्लिनिकल है, तो ये आपका क्रेडिनल क्लियरेंस होता है। ठीक है, क्लिनिकली आप क्रेडिनल क्लियरेंस करवा रहे होते हो, या डायलिसिस के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए, तो क्रेडिनल क्लियरेंस। 50-year-old पेशेंट मोस्ट पोस्ट ऑपरेटिवली डीवीटी, द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ डीवीटी, तो लॉन्ग इमोबिलाइजेशन मोस्ट कॉमन कॉज है। Female patient presented with pain, hypochondrium, exploratory laparotomy was done with short ovaries were attached to lateral pelvic wall which structure this area has increased risk of damage during procedure। तो ये आपकी इंटरनल आइलिक आर्टरी होती है। ठीक है, इसकी मैंने आपको पिक्चर भेजी हुई है। लेटरल वॉल से ना आपकी इंटरनल आइलिक वेन अटैच वो होती है प्रेजेंट ओवरीज के। पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन न्यूरॉन, तो ये आपका होता है पोस्ट सिनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन। अब न्यूरॉन की मैंने आपको बताया था हाइपरपोलराइजेशन होना जरूरी होती है, ताकि उनकी एक्साइटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, वो सब कुछ ना डिक्रीज हो सके। तो आपका जो क्लोरीन है उसका इनफ्लक्स होता है, और जो पोटेशियम उसका ईफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से वो जो है ना हाइपरपोलराइज होते हैं। और वो पोटेशियम फिर एस्ट्रोसाइड जो हैं वो अपटेक कर लेते हैं, और फिर उनका जो डिपोलराइजेशन होती है वो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम से होती है, वो एक एक्सेप्शन है, जैसे ऑर्गन ऑफ कोटा है। ठीक है, तो आपके जो है ना पोस्ट एनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन से जो है आपकी पोस्ट एनेप्टिक इनहिबिशन होती है हाइपरपोलराइजेशन से, ताकि उनकी हाइपर एक्टिविटी ना हो। देयर इज नो एडिमा ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, तो ये मैंने आपको बताया है एस्केप मैकेनिज्म। जब आपका सोडियम बहुत ज्यादा होता है, फ्लूइड भी बहुत ज्यादा होता है, तो इंक्रीज प्रेशर होता है आपकी एएनपी पे, राइट एट्रियम में। एएनपी पे आप प्रेशर डिटेक्ट करते हैं, तो वो फिर नेट्री यूरेसिस करा देता है, सोडियम को आपकी बॉडी से नेट्री एक्सपेल करवा देता है, नेट्री यूरेसिस करवा देता है। तो इस तरह से आपका ना सोडियम इंक्रीज होता है, ना आपका जो है एडिमा डेवलप होता है, हालांकि आपका एल्डोस्टेरोन इंक्रीज है। ठीक है, इंक्रीज ईएसआर इज ड्यू टू डिक्रीज एल्बुमिन। ठीक है, जो आपके ये जो डिक्रीज एल्बुमिन होती है प्रोटीन, ये बेसिकली आपके ना विस्कोसिटी में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ठीक है, और लोअर लेवल ऑफ एल्बुमिन तो रिड्यूस प्लाज्मा विस्कोसिटी विच अलाउ एथेरोस रेड ब्लड सेल्स टू सेटल फास्टर ड्यूरिंग द ईएसआर टेस्ट। फिर जो है फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन होती है स्टैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, व्हेन एल्ब्यूमिन लेवल्स ड्रॉप देयर इज लेस इनहिबिशन, तो मोर जो है उसकी आरबीसीज की स्टैक हो जाते हैं, मतलब वो ज्यादा स्टैक हो रहे होते हैं, फास्टर स्टैक हो रहे होते हैं। ठीक है, और इससे आपका ये सारे इंक्रीज कर जाता है। ये सारे इंक्रीज आपका कर रहा होता है जब एक तो प्लाज्मा की विस्कोसिटी कम होती है, दूसरी आरबीसीज जो है वो स्टैक जो है वो एग्रीगेट वगैरह जल्दी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे आपका ये सार जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये सब कुछ हो रहा होता है जब आपका ये डिक्रीज एल्बुमिन होता है। ठीक है, ये जो रिलैक्स फॉर्मेशन होती है ना, ये डिक्रीज एल्बुमिन की वजह से हो रही होती है। तो इन सबको करा रहा होता है आपका डिक्रीज एल्बुमिन, तो इन सबसे आपका इंक्रीज ये सार होता है बेसिकली। ड्रग दैट इज इनएक्टिवेटेड हाईली इन लीवर, तो आपकी नाइट्रोग्लाइसरीन होती है। ठीक है, ये इनएक्टिवेटेड हाईली इन लिवर। अच्छा, और डायग्नोस्टिक स्टेट फॉर फियोक्रोसाइटोमा, तो ये आपका वीएमए इन यूरिन है, क्योंकि जो है ना आपका ये आपका मेटाबोलाइट है कैटेकोलामीन्स का, तो आपका जो है, जी भाई, तो वीएमए इन यूरिन है। ठीक है, 1 मिनट बच गए हैं। हाँ,